नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्या करें, मैट्रिक्स हमारा पूरा हो गया है और मैं सोच रहा हूं कि मैट्रिक्स आपका एक बार और रिवाइज करवा दूं क्योंकि ज्यादा अच्छा रिस्पांस आ नहीं रहा। तो हम मैट्रिक्स एनसीईआरटी का हम शुरू करते हैं। एलिमेंट का हमने कर लिया था और आज आवाज बड़ी आ रही है या नहीं आ रही ये भी आप कमेंट में जरूर बताएं। कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, कैसी आ रही है, सब कुछ बताना है, ठीक है, अच्छे से समझ के सुन के। तो हम मैट्रिक्स शुरुआत करते हैं। थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी का एलिमेंट का हमने कवर कर लिया था, ठीक है। थोड़ी सी बेसिक चीजें भी बतानी पड़ेंगी क्योंकि बेसिक चीजों में भी आपकी थोड़ी सी कमजोरी है, बस है कहीं ना कहीं, तो वो अब दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हम रिवाइज कर रहे हैं। तो मैं इंट्रोडक्शन से ही शुरू करता हूं। इतना तो सिंपल सबको पता है कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम एलिमेंट को कॉलम और रो में बना के लिखते हैं। इस तरह से आपको लिखा जाता है 5 6 9 2 8। अब मैं पूछ लूं क्या ये मैट्रिक्स है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो इस तरह से जो लाइन बन रही है, जो रो बन रही है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो भाई सेकंड रो में 2 एलिमेंट क्यों है? सीधी सी बात है, सेकंड में भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, चाहे वो 0 ही हो, ठीक है। इसी तरह से मैं कह दूं 1 3, क्या ये मैट्रिक्स है? ये भी मैट्रिक्स नहीं है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, हम एलिमेंट को रोज और कॉलम में अरेंज करते हैं, वहीं से मैट्रिक्स बनती है। अगर कोई पूछने में लगे ना तो हम किसी भी नंबर्स, अच्छा नंबर्स जरूरी नहीं है, नेम भी हो सकते हैं, अल्फाबेट ABCDEFGHI लिख देता तो क्या ये मैट्रिक्स नहीं बनती? तब भी। यहां पे मैं नाम लिख देता, संगीता मंगीता कुछ भी, तो क्या ये मैट्रिक्स नहीं बनती? तो भी बनती। कुछ भी हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है, ठीक है। अब इसमें हम कई बार प्रोडक्ट भी लिख देते हैं ना, पेन पेंसिल, उनके नंबर्स लिख लेते हैं, उनकी डजन्स लिख लेते हैं, उनकी कॉस्ट लिख सकते हैं। मतलब कुछ भी हो, कुछ भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर होता है। इतना तो बेसिक सी चीज है। अब इसकी टाइप की बात करते हैं। टाइप देखो इसके बहुत सारे हैं। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत काम की आती है। चलो स्क्वायर की भी हम बात, हाँ स्क्वायर की बात कर लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स कैसी है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात क्या होती है, अगर थोड़ा है ना घुमा फिरा के अगर दिया जाए तो कंफ्यूज मत हुआ करो। जैसे कि मान लो लेट A इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया ऐसे, ठीक है, और यहां पे लिख दिया इसका ऑर्डर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी? इफ M इज इक्वल टू N। इस तरह से अगर मैं लिख देता और मैं पूछ लेता कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, ये क्या लिख दिया। अरे स्क्वायर मैट्रिक्स में होता क्या है, रोज कॉलम बराबर होती हैं। ये पहला नंबर किसको इंडिकेट करता है? रो को। दूसरा किसको करता है? कॉलम को। दोनों मैंने बराबर लिख दिया, रो और कॉलम बराबर है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब दूसरी बात अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल की, रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब उसमें क्या होता है, फॉर, ये लाइट नहीं आएगा, फॉर, ठीक है, मैं थोड़ा सा घुमाने की कोशिश कर रहा हूं ना, थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज भी हो जाए तो कैसे आएगा। A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस में N इफ M नॉट इक्वल टू N। देखो ये घुमा के तो किसी तरह से बड़ी लाइन बना सकता है, 4 लाइन की एक डेफिनेशन बना देगा, एक पूरे पेज की बना देगा। लेकिन समझने की बात इतनी है कि जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होती उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और रो और कॉलम जिसमें बराबर होती है उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और इसके टाइप कौन से होते हैं? सिर्फ रो मैट्रिक्स भी लिखा जाता है। नंबर 4 सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स भी लिखा जाता है। रो मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जिसमें केवल एक ही रो हो, सिर्फ एक ही रो हो, जैसे कि 5 9 2 7। ये जो इस तरह से लाइन बनती है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन रो होती है। रो क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। रो क्या होती है? नंबर्स की हॉरिजॉन्टल लाइन। और कॉलम क्या होती है? वर्टिकल लाइन। जैसे कि देखो इसमें ये 3 5 6 9 हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, ये रो है। 2 8 0 हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी रो है। ये रो कौन सी है? फर्स्ट रो है। ये रो कौन सी है? सेकंड रो है। ये रो कौन सी है? थर्ड रो है। ये कॉलम है 5 2 1, 5 2 1 कॉलम है। कौन सी कॉलम है? पहली कॉलम है, C1 लिख देते हैं। ये दूसरी कॉलम है, ये C2 है। ये तीसरी कॉलम है, ये C3 है। ये कैसी है? इसको रो मैट्रिक्स क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें एक ही रो है, सिंगल रो। कॉलम इसमें कितनी है? ये पहली कॉलम में एक ही एलिमेंट है, दूसरी कॉलम, C3 कॉलम, चौथी कॉलम। मतलब हमारे पास रो तो एक है, लेकिन C1 C2 C3 C4
4 बनी, ठीक है। कॉलम में क्या होता है, सिर्फ एक कॉलम मैट्रिक्स होती है। इसी को अगर मैं ऐसे लिख देता तो ये कौन सी मैट्रिक्स बनती, कॉलम मैट्रिक्स। नंबर 5 हम बात करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ये सारी चीजों का पता है, बस डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। अब डायगोनल मैट्रिक्स को थोड़ा सा घुमा के लिखते हैं। फॉर ए इज इक्वल टू ए आई जे, और क्या लिखा जाएगा, ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू, क्या लिख दिया मैंने क्या लिखा है, ए आई जे यहां पे लिख दो m क्रॉस n, इसका ऑर्डर लिख दिया। ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू, ध्यान से पढ़ो। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, यहां पे बना दूं, दिखाई दे रहा होगा, चलो यहीं पे बना देते हैं, चलो ये तो यहीं पे बना देते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें बाकी एलिमेंट क्या हो, ये तो 0 होना चाहिए ना, बाकी एलिमेंट कैसे कौन से हो, 0 हो, कुछ को छोड़ के, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के। A11 A22 A33 मैंने यही तो लिखा है। जब i और j इक्वल नहीं होगा, अगर इक्वल हो गया, इक्वल होने का मतलब क्या है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, इक्वल होने का मतलब मैं बात कर रहा हूं एक 11 की, A22 की, A33 की। मैंने लिखा नॉट इक्वल, मतलब वो 0 है जो इक्वल नहीं है। जैसे कि ये वाला एलिमेंट, इसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूं। यहां पे A12, 1 और 2 दोनों अलग अलग हैं, 1 और 3 दोनों अलग अलग हैं, 2 और 1 दोनों अलग अलग हैं, 2 और 3 अलग अलग है, ये 3 1 है अलग अलग है, ये 3 2 है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, यहां पे मैंने लिखा ही नहीं कि जब बराबर होंगे तो क्या होंगे, जो बराबर होंगे वो नॉन जीरो होंगे, ये भी हो सकता है। एंड इफ i इज इक्वल टू जे एटलीस्ट 1 एलिमेंट इज 0, कम से कम एक। मान लो कि ये एलिमेंट 0 हो गया, मान लो कि ये एलिमेंट 0 हो गया, ये नहीं है, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स ही कही जाएगी। और अगर ये भी 0 हो जाए तो फिर तो सारे 0 हो गए, इसको तो फिर हम 0 मैट्रिक्स की कैटेगरी में लेंगे। नंबर 6 कौन सी मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स। ये तो फिर ये बनेगी, बात समझ गए। डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं उनमें से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए, चाहे वो ये वाला हो, कोई भी हो। यहां पे लिखा हुआ मिलेगा i इज इक्वल टू जे एटलीस्ट 1, ठीक है, ये लिखा हुआ मिलेगा। और दूसरी बात, ये देखो ऑर्डर m क्रॉस n थोड़े मिलेगा, n क्रॉस n मिलेगा। क्यों, क्योंकि तो स्क्वायर, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, 0 सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो थोड़ा सा डेफिनेशन अगर घुमा फिरा के दे दिया जाए, मैंने स्क्यूज मैट्रिक्स पूछा था, थोड़ा सा घुमा दिया, अंदाजा भी नहीं लगाया किसी ने, तो ये थोड़ा बहुत भी क्या हो सकता है। ये 6 हो गई। डायगोनल के बाद क्या आता है, छठी क्या थी, 0 मैट्रिक्स थी, ठीक है, वो होगी साथ के साथ। नंबर डायगोनल के बाद आती है स्केलर। स्केलर बिल्कुल डायगोनल की तरह ही है, बस स्केलर में क्या होता है, बराबर होते हैं। कैसे, जैसे कि 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक है। नंबर 8 पे आता है यूनिट, या इसका दूसरा नाम आप आइडेंटिटी लिख सकते हो। आइडेंटिटी में क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये सेकंड ऑर्डर की हो सकती है, 1 0 0 1, ये भी सेकंड ऑर्डर की हो सकती है, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 7 0 0 7, तो ये कैसी मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है, ये भी स्केलर मैट्रिक्स, ये भी यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इतना आपको पता होगा। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट बराबर होते हैं, बाकी के सारे 0 होते हैं। उसके बाद 2 और डेफिनेशन आती है, एक आती है अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर इसी तरह की मैट्रिक्स बनाते हैं, 5 7 9 0 4 3 0 0 2, ये मैट्रिक्स दिख रही है, इसको हम अपर ट्रायंगुलर क्यों कहेंगे, क्योंकि देखो इसमें एलिमेंट कहां बन रही है, ये पूरी मैट्रिक्स है। हाँ, अगर मैं नॉन जीरो एलिमेंट की बात करूं ना, इनकी ऐसे बात करूं, ये देखो ट्रायंगल बन गई ना, ट्रायंगल बनी कि नहीं बनी, अरे इसको मिला दिया, इसको देखो ट्रायंगल नहीं बनी। मतलब अपर ट्रायंगुलर में अपर
वाले एलिमेंट तो नॉन जीरो होंगे, नीचे वाले जीरो होंगे, इतना याद रखो। अपर ट्रायंगुलर में नीचे वाले, किससे नीचे वाले? डायगोनल एलिमेंट से। डायगोनल एलिमेंट की बात नहीं है, डायगोनल एलिमेंट से नीचे के एलिमेंट जितने भी हैं सारे जीरो मिलेंगे। इसका मतलब जो लोअर ट्रायंगुलर की अगर मैं बात करूंगा तो उल्टा होगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसमें क्या हो जाएगा? ऊपर वाले जीरो हो जाएंगे। कैसे? 5 0 0, 7 9 0 और 8 4 2। यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे जो ट्रायंगल है वो एलिमेंट की नीचे बन रही है, इस तरह से ट्रायंगल बन रही है, ऊपर वाले जीरो हो गए। तो जब एलिमेंट नीचे मिले, ऊपर वाले जीरो मिले, तो क्या कहेंगे? लोअर ट्रायंगुलर कहेंगे। भाई ये जीरो का थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है बच्चों में लोअर जीरो कर देते हैं ना, अपर में अपर जीरो कर देते हैं, लोअर में लोअर जीरो कर देते हैं। ऐसा नहीं है, अपर में लोअर जीरो होंगे, लोअर में अपर जीरो होंगे। किससे अपर किससे लोअर? डायगोनल एलिमेंट से ऊपर के और डायगोनल एलिमेंट से नीचे के। तो ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब समझ के करना, मैं तो ये कहता हूं समझ के करना। थोड़ी बहुत डेफिनेशन अगर चेंज होके आ गई तो इसमें कंफ्यूज होने की वही बात है, इसलिए तो मैं दोबारा करवा रहा हूं ताकि आपकी बेसिक चीजें। अब दो बातें और बता देता हूं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वैसे तो अलग होती हैं। सिमेट्रिक का आपको पता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी होती है, देखो इस तरह की 1 2 3 2 5 9 3 9 7, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको उस फॉर्म में लिखा जाए, पूरा खोल के लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा? A इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन लिखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये है ही। और क्या लिखना पड़ेगा? ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ये लिखना पड़ेगा। ए आई जे इक्वल टू ए जे आई कैसे? ये 1 2 है, ये 2 1 है, दोनों बराबर होते हैं। ये 1 3 है, ये 3 1 है, बराबर होते हैं। ये 2 3 है, ये 3 2 है, बराबर होता है कि नहीं होता? यही इस तरह का कुछ लिखा हुआ मिल सकता है आपको, डेफिनेशन थोड़ी सी घुमा फिरा सकता है। तो ये कौन सी होगी? सिमेट्रिक होगी। और स्क्यू सिमेट्रिक की बात करूं, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? ए आई जे एन क्रॉस एन, क्या मिलेगा? सबसे पहले तो स्क्यू सिमेट्रिक होती कैसे है यहां पे बना देता हूं। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट तो ऐसे होते हैं, यहां पे मिलेगा भाई -2, यहां पे मिलेगा -6, इस तरह की होती है स्क्यू सिमेट्रिक, अगर मैं सीधे डेफिनेशन की बात करूं तो। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? वैसे डेफिनेशन की बात की जाए तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और इसकी बात की जाए तो ए का ट्रांसपोज माइनस। आपने तो ये पढ़ा है ना, ये पढ़ा है ना, और बिल्कुल रट लिया कि जहां ए डैश इक्वल टू ए मिलेगा तो सिमेट्रिक है, ए डैश इक्वल टू -a मिलेगा तो स्क्यू सिमेट्रिक है। कुछ और चीजें भी साथ में याद रखो, सिर्फ अकेला डेफिनेशन से चीजें क्लियर नहीं होती, कुछ और चीजें भी थोड़ी सी ध्यान में रखो। ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ये होता है, देखो ये होती है, इसका ट्रांसपोज करो वापस ए आ जाएगा। अब इसमें आपको समझो ये हमें फोटो सा दिखाई तो दे रहा है, इसमें क्या खास बात है? खास बात है 1 2 2 1 बराबर है, 1 3 3 1 बराबर है, 2 3 3 2 बराबर है। तो ये लिखा हुआ मिल जाए और ये ना मिले फिर पूछ ले कौन सी है, तो कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं होना चाहिए ना। ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। ठीक है, यहां पे क्या होता है? मैंने क्या लिखा था इसमें? मैंने थोड़ा सा घुमा दिया था। हाँ, मैंने लिखा था ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई इक्वल टू जे, ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई इक्वल टू जे। आई इक्वल टू जे का मतलब जहां आई और जे बराबर होंगे, मतलब मैं किन की बात कर रहा हूं? आई और जे कहां बराबर होते हैं? A11 A22 A33 वहां पर बराबर होते हैं। मैं बात कर रहा हूं डायगोनल एलिमेंट की, A11 A22 A33 वो जीरो होंगे जहां आई और जे बराबर होगा। जहां 1 1 2 2 3 3 वो तो जीरो होंगे, बाकी की तो मैंने बात ही नहीं की और आपने आंसर लिख दिया जीरो मैट्रिक्स। वैसे इसमें एक चीज मैं लिखना भूल गया था, इसमें एक चीज और होती है, ये 1 2 और 2 1, क्योंकि ये होता है ना ए डैश इक्वल टू, इसमें माइनस का ए होता है, तो यहीं से नतीजा निकल के आया कि ए जे आई माइनस का ए जे आई, ए आई जे इक्वल टू माइनस का जे आई, ये मिलेगा आपको साथ में और ये मिलेगा आपको साथ में। इन दो चीजों से मिलके ये चीज बनती है, इससे ये नहीं निकलता, इसलिए मैंने एक एक मार्क्स आपका ज्यादा दे दिया था, एक्स्ट्रा दे दिया था सबको, एक एक किसी का जो भी आंसर दिया सही है। ठीक है, ए आई जे इक्वल टू माइनस का ए जे आई, ये मिलेगा। ये 1 2 है 2 1 है, माइनस का फर्क है, ए आई जे माइनस ए जे आई माइनस का फर्क है ना। A13 A31 माइनस का फर्क है, A23 A32 माइनस का फर्क है। थोड़ी सी चीजों को समझ के करो,
ऐसे नहीं, ऐसे समझ में नहीं आएंगी बातें, ठीक है। और अच्छा, इस मैट्रिक्स का आप A इक्वल टू AIJ, ये एक मैट्रिक्स है, मैं कहूं आप मुझे इसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज कर सकते हो, ये बदल जाएगा, AJI हो जाएगा। AIJ का ट्रांसपोज क्या होगा, AJI होगा। इसीलिए अब देखो, A का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A का ट्रांसपोज किसके बराबर है, AJI के, देखो, और माइनस का ये है A, तो माइनस का यहां से भी आप समझ सकते हो, AJI बराबर में माइनस AJ, या माइनस को इधर ले आओ, AIJ इक्वल टू माइनस का AJI। तो बहुत आराम से, बहुत आसान सी डेफिनेशन थी, इनको आपको याद रखना है, ठीक है, सिर्फ रटना नहीं है। और रही बात, अब बच्चे ये भी पूछेंगे कि सर हमें होमवर्क पे करना है कि नहीं करना, ये तो बच्चे पक्का पूछेंगे 100%। तो भाई ऐसा है, प्रैक्टिस करते रहना। एनसीईआरटी है, अगर आप फेयर में करोगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। फाइनल पेपर में तो बिल्कुल आप, जैसे एक दिन पहले हमने तैयारी करनी है तो भाई नोटबुक से ही तैयारी करते हैं। अब आप पता नहीं, एक दिन पहले की अगर आप तैयारी करोगे तो नोटबुक, और अगर वो नोटबुक अच्छी बनी हुई है, फेयर बनी हुई है, तो आप बहुत आराम से, आपको चीजें समझ में आएंगी, आपको फायदा है। प्रैक्टिस आप करते रहना, ये करता हूं मैं तो। अब सम पे आते हैं। सबसे पहला सम तो अच्छा एग्जांपल से है। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, जैसे कि सेकंड एग्जांपल है, मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर। अगर उसमें 8 एलिमेंट है, मैं एग्जांपल बात कर रहा हूं सेकंड की, अगर उसमें एलिमेंट है 8, क्या ऑर्डर हो सकता है? 8 मल्टीप्लाई में 1 हो सकता है, 1 मल्टीप्लाई में 8 हो सकता है, 4 मल्टीप्लाई में 2 हो सकता है, 2 मल्टीप्लाई में 4 हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके 4 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, इस तरह की चीजें इसमें पूछी जाती हैं। बाकी थर्ड एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम बात करते हैं मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ये आप कर लोगे। और एक में देखा, देखो 24 एलिमेंट दे रखे हैं, है ना, कि क्वेश्चन नंबर इसका जो 2 है उसमें दे रखे हैं 24 एलिमेंट, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है? पॉसिबल ऑर्डर 24 गुना 1, 1 गुना 24, 12 गुना 2, 2 गुना 12, 6 गुना 4, 6 मल्टीप्लाई में 4, 4 मल्टीप्लाई में 6, और 8 मल्टीप्लाई में 3, और 3 मल्टीप्लाई में 8, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। ये तो नहीं पूछ रखा कितने हैं, नहीं, व्हाट आर भी पूछ रखा है, मतलब आपको यही लिखने हैं। अगर कितने हैं, हाउ मैनी, फिर हम इसका 8 आंसर देते, ठीक है। अब पहले वाला सम कर लोगे एक्सरसाइज का। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताना है। ऑर्डर तो आप जैसे पहले 3 रो है, 4 कॉलम है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 गुना 4 12 हो जाते हैं। 1 3 कौन सा है, 2 1 कौन सा है, 3 3 कौन सा है, 2 4 कौन सा है, सारा कुछ आपको पता है, ठीक है। जो मैट्रिक्स बनाते हैं, मैंने लिख दिया 5 7 8 9 10 1 और 0 2 3, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है? A11। दूसरा एलिमेंट क्या होता है? A12। तीसरा एलिमेंट क्या होता है? A13। ये वाला एलिमेंट क्या होता है? अब हम सेकंड रो में पहुंच गई, ये हमारा सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट है। ये सेकंड का सेकंड है, तो सेकंड मतलब 2 2। ये सेकंड का थर्ड है, तो 2 3। ये क्या है? थर्ड का फर्स्ट। ये क्या है? थर्ड का सेकंड। और ये क्या है? थर्ड का थर्ड। तो जो भी इस तरह से पूछे आप उसको इंडिकेट कर देना, भाई ये है। मैं पूछ लूं A3 3 बताओ तो आप 3 लिख दोगे, 3 2 बताओ तो आप 2 लिख दोगे, ठीक है। एक में सम इसका फोर्थ और फिफ्थ में से कोई भी करवा देता हूं। फोर्थ और फिफ्थ में मैं लेता हूं फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट लेता हूं, क्योंकि सारे सम हमें करने की जरूरत नहीं है। 1/2 माइनस 3i प्लस j। तो यहां पे हमें मैट्रिक्स जो बनानी है, ऑर्डर हमें क्या दे रखा है इसने? ऑर्डर इसका क्या दे रखा है? 3 क्रॉस 4, मतलब 12 एलिमेंट हमें निकालने हैं। कौन से निकालने? तो सबसे पहले A11 निकालेंगे। 1/2 माइनस 3 इंटू में 1, i की जगह 1 रखना है, प्लस j की जगह भी 1 रखना है। i की वैल्यू भी मैंने 1 ली, j की वैल्यू भी मैंने 1 ली। और ये रखने के बाद 1/2, ये कितना आएगा? माइनस की 3 की गुणा 1 से, फिर प्लस का ये आएगा भाई माइनस का 2, और माइनस 2 का मॉडुलस
प्लस होता है, तो प्लस का 2/2 मतलब मेरा 1 आया। आपको इसी तरह से करना है, 1/2, 3, आई की जगह 1 ली प्लस 2 लिखा और यहाँ पे -3, तो बताओ 1/2 और ये मेरा कितना आएगा, -1 का मॉडुलस तो 1 होता है, तो ये मेरा 1/2 आएगा। बहुत सिंपल से सम है, 1/3, 1/2 -3 इंटू में 1 और +3, ये 0 हो जाएगा क्योंकि -3 + 3 0। क्या हमें 1/4 भी निकालना है? बिल्कुल, 4 दे रखा है, 4th तक हमें जाना पड़ेगा। यहाँ पे 1/2 -3 इंटू में 1 और j की वैल्यू 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो 1 और 1/2, बस 4 तक ही जाना है। A11, A22, A13, A14, उसके बाद A21, A22, A23 और A24 निकालना है। उसके बाद A31, A32, A33, A34 तक हमें जाना। 34 है ना, 34 तक। 5 नहीं आना चाहिए। पहला एलिमेंट 3 से बड़ा ना हो, दूसरा एलिमेंट 4 से बड़ा ना हो, बस ऐसे समझ लो। 4 की से बड़ा 5 ना हो और शुरू में कितना ना हो, 3 से बड़ा 4 ना हो, बस। ठीक है, करते जाओ। A11, A12, A13, A14, 21, 22, 23, 24 और लास्ट में फिर जो इसकी मैट्रिक्स आएगी वो मैट्रिक्स आप बना के दिखा देना। जैसे कि अभी अभी मैंने कौन से एलिमेंट निकाले हैं, 1 आया, 1/2 आया, 0 आया, 1/2 आया। पहले 4 लिख दिए, फिर दूसरे 4 हम निकालेंगे, वो निकाल के यहाँ लिख देना, फिर तीसरे 4 निकालेंगे, वो निकाल के यहाँ लिख देना, और ये हमारी मैट्रिक्स इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और लेते हैं। आगे देखो, और 6th सम में बराबर करने। 6th सम बहुत इजी है, 6th लो, 7th लो, कोई भी लो। मैं 7th ही ले लेता हूं क्योंकि ये आपने पहले कर रखे हैं। a - b 2a - b 2a + c 3c + d -1 5 और 0 13। तो इस तरह के सम में जैसे 6th के यहाँ पे बहुत सारे पार्ट हैं, 6th का फर्स्ट पार्ट ही लो। एक बार मैं 6th का फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं ना। 6th का फर्स्ट पार्ट देखो क्या लिख रखा है, 4 3 और x 5 और बराबर दे रखा है yz 1 5। करना क्या है, पहला एलिमेंट पहले वाले के बराबर, 4 = y, दूसरा दूसरे के बराबर, 3 = z। ऐसे ही होता है। देखो इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, चौथा तो है ही, 5 5 बराबर है। उसको क्या लिखने की जरूरत है, उसको भी लिखो 5 = 5। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो है ही। तो यहां से देखो y की वैल्यू 4, सो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3। ऐसे ही सेकंड थर्ड पार्ट में अब इस समय भी क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे बिल्कुल। कैसे, फर्स्ट को कर दो फर्स्ट के इक्वल, a - b = 1, इक्वेशन नंबर नाम देते जाओ। सेकंड वाले को कर दो सेकंड वाले के इक्वल, चाहे पहले ऊपर लिख दो, ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी सेकंड इक्वेशन। फिर 2a + c, ये किसके बराबर होगा, ये तो ऊपर वाले सेकंड के बराबर होगा, मतलब 5 के इक्वल होगा इक्वेशन नंबर 3, और फिर जो नीचे वाला है वो नीचे वाले के बराबर होगा। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमने बराबर करने हैं, ऐसे नहीं फर्स्ट वाला उठाया और चौथे वाले के बराबर कर दिया, सेकंड वाला उठाया और ऊपर वाले सेकंड वाले के बराबर कर दिया, ऐसा नहीं। कोरस्पॉन्डिंग होना चाहिए, फर्स्ट होगा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट होगा फर्स्ट एलिमेंट के ही बराबर किया जा सकता है, सेकंड का सेकंड सेकंड के सेकंड के, सेकंड का फर्स्ट, हाँ फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड के फर्स्ट के, इस तरह से आपको बराबर करना है। 4 इक्वेशन है, सोल्व करनी है। कैसे सोल्व करोगे, आपकी मर्जी। आप 1 और 2 को सोल्व कर सकते हो, 1 में से 2 माइनस कर सकते हो। कैसे, a - b = -1 और 2a - b = 0। तो जैसे 10th में करते थे ना, सिंबल चेंज करके, ऐसे कट गया, क्या बचा, ये माइनस का a आया, इक्वल में -1, माइनस माइनस कैंसल, a की वैल्यू 1। ये तो 10th में करते थे, इसमें तो कोई नई चीज है ही नहीं। तो बिल्कुल इस तरीके से करना है। अब a की वैल्यू 1 यहां रख दो, 1 में रख दो, पुट इन 1 - b = -1 और -b = -1 और -1। तो b की वैल्यू यहां से -1 = -2, माइनस माइनस कैंसिल, b की वैल्यू 2। लो मेरी b की भी आ गई, मेरी a की भी आ गई। अब 3 और 4 को देख लो, आपको जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है। 3 में है 2a + c, नहीं
हाँ, यहाँ पे एक काम करो, ये ए की वैल्यू यहां पुट कर दो, पुट ए इक्वल टू 1 इन 3, यहां पे पुट कर दे, हमें घटाने की जरूरत ही नहीं है। 2 इंटू में 1 प्लस सी इक्वल टू 5, यहाँ पे ए है ना, 1 मैंने पुट कर दिया, तो ये 2 हुआ, 2 प्लस सी इक्वल टू 5, और सी इक्वल टू 5 माइनस 2 मतलब इक्वल टू 3, तो सी की वैल्यू यहाँ पे 3 है, निकल गई। ये सी की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट कर दोगे तो किसकी आई, डी की आई कि नहीं आई, डी ही तो बचा है हमारे पास अकेला, तो ये आप डी की निकाल लेना। ये था हमारा 7th सम। 8th में ऑप्शन वाला है, अच्छा बताओ फिर क्या है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या होता है भाई, m इज इक्वल टू n होता है। 9th है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स वाई पेयर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल, दोनों को बराबर करना है। इसी तरह से इसमें इक्वल का सिंबल नहीं लगा रखा, लेकिन इक्वल है लिख रखा है, ये कंफ्यूज करने के लिए देता है, इक्वल ही करना है, बराबर करना है, और आप वैल्यू निकालना। किस किस की पूछ रखी है, सभी की निकाल लेना। 3x प्लस 7 को 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू माइनस का 7/3, ये किस पार्ट में है, ये तो है ही नहीं। अगर हम 3x प्लस 7 को 0 के इक्वल कर दें तो x की वैल्यू -7/3, तो इसका मतलब इसका b होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि वैल्यू है ही नहीं जो x की दे रखी है। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 0 और 1, 10th वाले में ये वैसे तो मैंने जिस दिन मैं लाइव आया था उस दिन मैंने बता दिया था, जिस दिन मैं लाइव आया था किसी बच्चे ने पूछा था, 2 एलिमेंट है 0 और 1, मैट्रिक्स बनानी है 3 क्रॉस 3 की, तो 0 और 1 कितने एलिमेंट है, 2, ये जो इसका ऑर्डर है वह इसके पावर में करना है, 2 की पावर 9 512 मैट्रिक्स बनेंगे, इसका आंसर 512 होगा। कहना क्या चाहता है वो कुछ समझ लो, ये कहना चाहता है 0 और 1 से कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं 3 क्रॉस 3 की। अब देखो मैंने एक मैट्रिक्स बनाई 0 0 0 0 0 0 0 0 0, मैंने दूसरी मैट्रिक्स बनाई 0 0 1 1 0 0 0 0 1, तीसरी मैट्रिक्स मैंने बनाई 1 0 1 1 0 0 0 0 0। बात समझ रहे हो, सिर्फ मुझे मैट्रिक्स में 0 और 1 लिखना है, 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं लिखना, बस मैं 0 लिख सकता हूं, कितनी बार भी लिख दो। अब ऐसे कितनी बनाई जा, अंदाजा लग गया ना कितनी बनाई जा सकती है भाई, 9 एलिमेंट है, कभी यहां 1 कर दिया, कभी वहां 1 कर दिया, कभी वहां 1 कर दिया, कभी सारे 1 कर दिए, कितनी बनाई जा सकती है, ऐसे तो बहुत सारी बनाई जा सकती है, 512 बनाई जा सकती है। तो करना क्या है, अगर आपको 2 एलिमेंट दे रखे हैं, ऑर्डर 3 गुना 3 9 हो गया, तो 2 की पावर 9 कर दो, और ऑर्डर 2 × 2 4 होता, तो 2 की पावर 4 ही आंसर आता। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, वो तो मैं बना के दिखा भी सकता हूं, लेकिन अभी टाइम बहुत हो गया है, तो 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, ठीक है। रिवाइज कर रहे हैं, अब कोई कमी मत छोड़ना, क्योंकि बार बार हमें मौका नहीं मिलता, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से करना तैयारी, और रिवाइज करना और प्रैक्टिस करना, और सम अगर आप फेयर कॉपी में नोटबुक में, एक ही बात है, आप अब क्योंकि आपको आते हैं तो आप सीधे प्रैक्टिस करने के बजाय सीधे फेयर में भी कर सकते हो, ठीक है ना, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी करते रहना। ओके, थैंक यू।